हेलो बच्चों, नमस्ते। हाँ तो बेटा, अपना चैप्टर 4 चल रहा है और आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाट इज़ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंतर्गत एक वन पर्सन का जो ब्लड होता है, एक व्यक्ति का जो ब्लड होता है, उसे अदर पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि ए प्रोसेस बाय विच ब्लड और ब्लड बेस्ड कंपोनेंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ब्लड या ब्लड पर आधारित जो पदार्थ होते हैं, जैसे ब्लड से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हो सकते हैं आपका प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एट्सेट्रा। इन सबको आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करोगे तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का काम जीन बैप्टिस्ट डेनिस नाम का एक फ्रेंच डॉक्टर था, उसने किया था। इस फ्रेंच डॉक्टर ने क्या किया कि एक 15 इयर्स ओल्ड एक बॉय था और उस बॉय के अंदर इसने सीप का यानी कि भेड़ का जो ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज किया था। ठीक है ना? तो हम डिफाइन करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं तो लिखेंगे ए प्रोसेस बाय विच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, a process by which blood or blood components, blood or blood products like कौन कौन से ब्लड के प्रोडक्ट हैं? लाइक प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा को आप दे सकते हो, प्लेटलेट्स को देख सकते हो। ठीक है ना? एट्सेट्रा आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सर्कुलेटरी from the circulatory system of one person to another। एक व्यक्ति के शरीर के अंदर से ब्लड और उसके प्रोडक्ट को दूसरे व्यक्ति के सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है ना? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किसने किया था? डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ए फ्रेंच डॉक्टर। ये कौन सा था? फ्रेंच डॉक्टर था। ए फ्रेंच डॉक्टर ऑन 15 जून 1667 on 15 June 1667 carried out blood transfusion at
फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने वाला साइंटिस्ट था या डॉक्टर था वो कौन सा था? जीन बैप्टिस्ट डेनिस। कब किया था? 15 जून 1667 को। कहाँ के थे ये? फ्रांस के। और इन्होंने क्या किया था? ही ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड इन ए 15 years old। ही ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड इन ए 15 years old बॉय। इसने ट्रांसफ्यूज किस में किया था? 15 साल के बच्चे में। फ्रॉम ए शीप। भेड़ के ब्लड को इस 15 साल के बच्चे के लिए चढ़ा दिया था इस डॉक्टर ने, और ये बच्चा ठीक हो गया था। लेकिन इस ट्रांसफ्यूजन के बाद सभी देश की सरकारों ने, ऑल कंट्रीज गवर्नमेंट थी, उन सब ने जो एनिमल्स का ब्लड था उसे इंसानों के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसफ्यूज करने पर बैन लगा दिया। ठीक है ना? उसके बाद आज तक किसी भी एनिमल का ब्लड किसी भी ह्यूमन को ट्रांसफ्यूज नहीं किया गया है। ये फर्स्ट एंड लास्ट ट्रांसफ्यूजन था एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है ना? तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। अब देखो बेटा, बात करते हैं हम कि ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मतलब क्यों जरूरत पड़ती है हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है? ठीक है ना? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसका क्या रीजन होता है, वो रीजन्स हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू फॉलोइंग सिचुएशंस, टू फॉलोइंग सिचुएशंस। निम्न स्थितियां हैं जिनमें ब्लड को देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? क्यों जरूरी होता है? देखो, एट द टाइम ऑफ इंजरी, एट द टाइम ऑफ इंजरी एंड एक्सेसिंग ब्लीडिंग। अगर किसी को चोट लगी है और बहुत ज़्यादा ब्लड उसके बॉडी के अंदर से बाहर निकल गया है, तो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का लॉस हो गया है, तो उस जगह पर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उस आदमी को। ठीक है ना? सेकेंडली, क्यों रिक्वायरमेंट होती है देखते हैं। सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी, सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी, गंभीर रक्तहीनता की स्थिति में, अगर कोई बीमारी हो गई है जिसमें आपके बॉडी का ब्लड डेफिशिएंट हो गया है, तो उस टाइम पर हमको ब्लड डोनेट की जरूरत पड़ेगी। और कब जरूरत पड़ सकती है? देखो, इन द कंडीशन टू डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। अगर शरीर में प्लेट्स की कमी होगी, जैसे डेंगू फीवर हो जाता है, और डेंगू फीवर में आपकी बॉडी के अंदर प्लेट्स की कमी आ जाती है,
तो उन प्लेट्स की रिकवरी के लिए आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ रीजन लिखते हैं बेटा इसका हम, पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया। पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज होती है। हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक डिजीज होती है जो वन जनरेशन से टू नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है जीन्स के द्वारा। और इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को हीमोफीलिया है, अगर उसकी बॉडी के अंदर कहीं भी कट लग गया तो उसका ब्लड रेगुलरली बॉडी से आउट होता रहता है और उस ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है उसकी बॉडी में, भले ही कंप्लीट ब्लड उसकी बॉडी का बाहर निकल जाएगा, एक छोटे सा कट लगने पर पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा, लेकिन ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, बहुत ही डेंजरस पोजीशन है, क्योंकि बाय चांस अगर आप कहीं अकेले हैं और हीमोफीलिया डिजीज़ से सफ़र हैं, ग्रसित हैं, और वो आप अकेले का कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी से अगर ब्लड निकलने लग गया तो कंप्लीट बॉडी से ब्लड बाहर हो जाएगा कुछ ही समय में, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा, तो ये बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है। तो ऐसी कंडीशन अगर आई है तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और कब पड़ती है बताओ, अगर पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, फिफ्थ नंबर लिख दो, पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। और कब जरूरत पड़ती है, एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन अगर आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है तो उस टाइम पर हमको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो ये कुछ कंडीशंस मैंने यहाँ पे नोट की हैं और सबकी सब कंडीशन बहुत ही एसेंशियल हैं और सभी एसेंशियल कंडीशन में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। कब कब रिक्वायरमेंट कर सकते हो, जब आपको कोई चोट लगी हो और आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल गया हो तो हमको ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी, अगर गंभीर रूप से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई हो, और डेफिशिएंसी का किसकी हो गई हो, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की कमी होने पर भी हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और हीमोफीलिया पेशेंट को, जो वो अभी मैंने आपको बताया था, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज होती है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि आपकी जो आरबीसी होती है वो लॉस हो जाती हैं, ब्लड के अंदर से आरबीसी लॉस होती है। तो इनकी जो नंबर है वो एक लेवल होता है नंबर्स का, और वो जो सर्टेन नंबर लेवल है नंबर्स का, उससे ये विलो आ जाती है, नीचे डाउन हो जाती हैं। तो उस टाइम पर आरबीसी की जो नंबर हैं, आरबीसी की जो संख्या है आपके ब्लड में कम पड़ जाएगी। और हमको पता है कि आरबीसी ही हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो एसेंशियल अमाउंट में रिक्वायरमेंट है उसमें नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। और ऑपरेशन के समय सबको पता है, जब किसी भी चीज़ का ऑपरेशन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर आपसे डिमांड रखता है कि आपको कितने यूनिट ब्लड को डोनेट करना है या कितना यूनिट ब्लड रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये ब्लड रिक्वायरमेंट की कुछ कंडीशन है जो हमने यहाँ पर नोट की हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन आपको दी है। ट्रांसफ्यूजन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो आपको बता दिया, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, और इसने कब किया था, 15 जून 1616 को, ठीक है ना। और ये इसकी कंडीशंस हो गई, क्लियर है ना। तो आप इनको नोट करिए बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। अब देखते हैं बेटा हम, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, प्रोसेस ऑफ
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ ए साइंटिफिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये, साइंटिफिक। अब देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमको किसकी चाहिए, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लड कलेक्शन। सबसे पहले हमको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, ब्लड का कलेक्शन करेंगे। ब्लड का कलेक्शन करने के लिए हमको डोनर चाहिएगा। कौन चाहिएगा, डोनर, ब्लड को डोनेट करने वाला चाहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो भी ब्लड को डोनेट करने वाला है उसका हम मेडिकली एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है ना। यानी कि उसका पूरी तरह से टेस्ट किया जाएगा कि उसके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर ब्लड उससे ले लेंगे तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बिफोर ब्लड कलेक्शन, ब्लड लेने से पहले, बिफोर ब्लड कलेक्शन डोनर इज एग्जामिन्ड मेडिकली, डोनर इज एग्जामिन्ड मेडिकली, मेडिकली डोनर का एग्जामिनेशन किया जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या करोगे आप लोग, मेडिकल एग्जामिनेशन जब हो जाएगा तो ब्लड फ्रॉम द डोनर इज कलेक्टेड इन ए स्पेशल स्टरलाइज पाउच। आफ्टर इट, इसके बाद ब्लड इज कलेक्टेड, ब्लड फ्रॉम द डोनर, फ्रॉम द डोनर इज कलेक्टेड in a sterilized pouch, in a special sterilized pouch, ठीक है ना, containing anticoagulants, containing एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स का मतलब होता है कि आप जिस पाउच के अंदर ब्लड को कलेक्ट कर रहे हो ना, कहीं उस पाउच में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो जाए। तो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने के लिए उसमें उस जो पाउच को कैसा बनाया जाता है, एंटीकोगुलेंट्स उसके अंदर कुछ मिलाए जाते हैं जिससे उसमें ब्लड का क्या नहीं होता है, क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है। कैनुला ऑफ सुटेबल कैपेसिटी, कैनुला ऑफ सुटेबल कैपेसिटी ऑफ सुटेबल कैपेसिटी, यानी कि आपका जो हाथ होता है ना, इस हाथ के अंदर एक कैनुला लगाई जाती है इस तरह की, तो सूटेबल कैपेसिटी की कैनुला लेंगे, ठीक है ना। इज यूज्ड फॉर ब्लड कलेक्शन, इज यूज्ड फॉर ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन के लिए एक कैनुला को यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। अब कलेक्टर ब्लड को कहाँ पर रखेंगे, collected blood kept in freeze, collected blood kept in freeze,
दिस प्रिवेंट द बैक्टीरियाज ग्रोथ एंड डाउन रेगुलेट्स द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड। और फ्रिज में रखने पर क्या होता है, जैसे तुम फ्रिज में ब्लड को रख दोगे तो उस ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा और उस ब्लड को खराब होने से आप लोग बचा सकते हो, ठीक है ना। दिस प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ, दिस प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। और क्या करेंगे हम और देखते हैं, द स्टोर्ड ब्लड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेस्ट्स, द स्टोर्ड ब्लड subjected is subjected in different टेस्ट। जो ब्लड को आपने स्टोर किया है उसके विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट करने के बाद पता लगा जाएगा कि इस ब्लड के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है ना। लाइक ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, कौन कौन टेस्ट किए जाएंगे देखो, लाइक ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, हेपेटाइटिस और HIV एटसेट्रा, ये सारे टेस्ट किए जाएंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर RH है या नहीं है, RH फैक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसको हेपेटाइटिस प्रॉब्लम तो नहीं है, HIV वायरस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारे टेस्ट उस पाउच के अंदर जो ब्लड स्टोर है उसके किए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब ब्लड डोनेट कर दिया जाएगा, आफ्टर ब्लड डोनेशन, जो आदमी ब्लड को डोनेट कर रहा है ना, उसको क्या करेंगे उसके साथ, आफ्टर ब्लड डोनेशन द डोनर इज केप्ट अंडर मेडिकल सर्विलेंस, द डोनर kept under medical supervision। जो आदमी ब्लड को डोनेट कर रहा है उसे मेडिकल सुपरविजन में रखा जाता है, क्योंकि पता लगाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस आदमी के अंदर से ब्लड लिया है उसके शरीर में कोई और प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है ना। तो इसलिए उसको मेडिकल सुपरविजन में रखते हैं, ठीक है, ताकि टाइम रहते हुए उसके अंदर कोई भी समस्या आई हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर और एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता देते हैं। ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व्ड फॉर 30 डेज, 30 दिन तक ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व किया जा सकता है, यानी कि ब्लड को आप ब्लड बैंक के अंदर 30 दिन तक रख सकते हो, ठीक है ना। टू प्रिजर्व द ब्लड केमिकल सोडियम साइट्रेट इज मिक्स्ड, इसका ध्यान रखेंगे। ब्लड बैंक में जिस ब्लड को आप 30 दिन तक रख रहे हो, 30 दिन तक उस ब्लड को बिल्कुल प्योर स्टेट में रखने के लिए
उस ब्लड को पूरी तरह से 100% प्योर रखने के लिए उसमें एक केमिकल मिक्स किया जाएगा, सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट नाम का एक केमिकल है जिसको इसके अंदर मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपने ब्लड को डोनेट किया है तो ब्लड डोनेट करने वाला जो व्यक्ति है उसका प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा रिकवर इन 2 or 3 days इन डोनर्स बॉडी। डोनर की बॉडी जो है वो प्लाज्मा को 2-3 दिन में रिकवर कर लेती है। डोनर की बॉडी प्लाज्मा को तो कितने दिन में रिकवर कर लेती है? 2-3 दिन में। और ब्लड 36 दिन के बाद ब्लड सेल्स रीस्टोर हो जाती हैं। ब्लड सेल्स रीस्टोर्ड इन 36 days टू ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन 36 दिन बाद जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो उस व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम अगर किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ब्लड डोनेट करते समय हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ब्लड हमारी बॉडी से लॉस होगा, जो ब्लड हमारी बॉडी से निकलेगा, बाहर आएगा, उस ब्लड की पूर्ति हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कर लेती है। अब उस ब्लड में देखो प्लाज्मा निकलेगा, प्लाज्मा को तो रिकवर हमारी बॉडी 2-3 दिन में ही कर लेगी, और जो सेल्स निकली हैं, कॉर्प सेल्स जो निकली हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनकी पूर्ति हमारी बॉडी 36 डेज में कर लेती है। और ये जो ब्लड का डोनेशन होता है ये आपकी बॉडी के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद और रहता है, और इससे आपकी बॉडी को बहुत से प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि इससे जो पुराना ब्लड होता है वो रिप्लेस हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है, और नया ब्लड आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम में एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, जिससे आपके को डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होने वाली हैं उनसे हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जैसे ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति को हार्ट और ब्लड प्रेशर की कभी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेन्स हैं उन ब्लड वेन्स से जब ब्लड डोनेट करते समय ब्लड बाहर आता है तो उन वेन्स की सफाई हो जाती है, क्योंकि जितना भी कोलेस्ट्रॉल वेन्स के अंदर जमा होता है वो पूरा कोलेस्ट्रॉल डोनेट करते समय आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और कोलेस्ट्रॉल जब बाहर निकल जाता है तो आपकी बॉडी को ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज नहीं हो सकती, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, इन सब के लिए कोलेस्ट्रॉल रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो ये प्रोसेस है, इसमें आज हमने देखा है कि ब्लड का कलेक्शन किस प्रकार से करते हैं, और जो भी डोनर होता है उस डोनर के अंदर क्या कोई परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये चीज़ हमने यहाँ पर चेक की है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमने ब्लड कलेक्शन किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे पेशेंट के लिए, ठीक है ना। टिल देन ओके।